बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे में बात करें तो एक तरफ जो मुलाकातें महदूद की गई थी, उन मुलाकातों का तो आगाज़ हुआ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन मुलाकातों के मिलने वाले जो मुलाकाती हैं उनके ऊपर सवालात उठाए जाने लगे। एक तरफ जो फहरिस्तें मुरतब की गई थी, उन फहरिस्तों के अंदर जो नाम दर्ज थे और जो मुलाकात के लिए जा रहे थे उनके दरमियान बुनियादी फ़र्क था। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि मुलाकातों के बाद जो मुलाकात का हवाल है वो आप बयान नहीं कर सकते, उसके ऊपर इबहम पैदा होने शुरू हुए। फिर उसके ऊपर एक वजाहत आई और अब आके उस मुलाकात के हाल के ऊपर बहुत से सवालात जो हैं वो इस वक्त उठ चुके हैं कि क्या वो बयानिया जो है अब आवाम तक नहीं पहुंच सकेगा, क्या मुलाकात के अंदर दी गई डायरेक्शंस आवाम तक नहीं पहुंच सकेंगी, क्या वो पैगामात जो बराह रास्त कारकुनों तक पहुंचाए गए थे वो आवाम तक नहीं पहुंच सकेंगी। एक सवाल है, इसका मंजरनामा क्लियर करेंगे। दूसरा मंजरनामा जो अदालती है कि जिसमें मुख्तलिफ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है, और जो हाल ही में जिसके हवाले से केसेस लगे हुए थे और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो उसके बारे में क्या इम्कानात है। तीसरी बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से की जाएगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तयनाती होनी है और अभी जो ताख़ीर मंजर आम पे आ रही है, इसके असरात क्या होंगे। पाकिस्तान की मजमूई सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, बनते हुए अपोजिशन इत्तेहाद पे हुकूमत की इस वक्त पोजीशन के ऊपर, हुकूमत की तरजीहात के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंटेंशंस के ऊपर और माशी मंजरनामे के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान अकरम राजा साहब, सबसे पहला सवाल तो आपकी ज़ात के हवाले से। कहा जा रहा है कि आप इस वक्त हदफ़े तनकीद हैं कि आपने खान साहब का बयानिया जो है वो मंजर आम पे लाने का रास्ता बंद कर दिया है। अब ये आपके ऊपर डाला जा रहा है, क्या वजह बनी है कि बयानिया अब आवाम तक नहीं पहुंच सकता? डायरेक्शन अदालत की जो है इस ज़िमन के अंदर हदूद क़ुयूद उसकी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तमाम बयानिया जो बुना गया है, ये सिर्फ बुग़्ज़ की बुनियाद पे बुना गया है। पार्टी के अंदर भी कुछ बदकिस्मती से लोग हैं इस नौइयत के, लेकिन ज़्यादा ये पार्टी के बाहर है। ये सरासर बेवकूफ़ाना और बेईमानी बयानिया है। देखिए, जेल के गेट पे आप बात करें या बात आप कहीं और करें, बात आप तहरीरी तौर पे करें या आप कैमरे में मुंह डालकर बात करें, इमरान खान की आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। वो पाकिस्तान की आज आवाज़ हैं, पाकिस्तान की कौम की आवाज़ हैं। उनकी दी गई डायरेक्शंस, उनका बयानिया हम हर रोज़ लेकर बाहर निकलते हैं। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके बाद वकला की मुलाकात हुई, उस दिन जो गुफ्तगू हुई, जो उन्होंने अहकामात दिए, वो तमाम अवाम के सामने आ गए। इसलिए ये कहना कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बयानिया रुक गया है, सरासर बेवकूफ़ाना बयानिया है या बेवकूफ़ाना नुक्ता नज़र है। लेकिन उससे बढ़कर ये बुग़्ज़ पर मबनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। गेट पे आप बात करें या आप अपने चेंबर में करें, 3 मील दूर जाके बात करें, क्या उससे फर्क पड़ता है? ये लिथड़े हुए लोग हैं बुग़्ज़ में जो ऐसी बात करते हैं, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, सलमान अकरम राजा बतौर वकील सियासत से पहले जिस तरह का उरूज था, जिस तरह की शख्सियत थी या जिस तरह लोग काबिल सताई समझते थे, आप क्या समझते हैं कि सियासत में आने के बाद अब जैसे आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, अब शेर अफजल खान मरवत की गुफ्तगू देख लें, फवाद चौधरी साहब की देख लें, मुख्तलिफ और लोगों की, ये पार्टी के अंदरूनी लोगों की बात कर रहा हूँ, बाहर वालों की नहीं। हो सकता है बाहर वालों ने आप पे तंज के नश्तर बराह रास्त कम ही चलाए हों, तो आप क्या समझते हैं कि कितना आपने कमाया है या कितना आपने गंवाया, या फिर आप ये समझते हैं कि ये तुंदिए बाद मुखालिफ जो है ये उड़ान को ऊँचा कर रही है? ऐसा ही है, तुंदिए बाद मुखालिफ है। देखें, टीवी पे बतौर मुबस्सिर बैठे रहना, ये कहना कि मैं बहुत बड़ा कोई वकील हूँ, कॉर्पोरेट वकील हूँ और मैं तो सियासत से दूर हूँ, मैं सिर्फ माहिराना राय देता हूँ, ठीक है, वो भी एक ज़िंदगी है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है वहाँ हम सबको ज़रूरत है कि हम जो कारज़ारे अमल है उसमें दाखिल हों। इस वक्त हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जाना है। जो जबर है, जो एक ढोंग है, फरेब है, जिस तरह इलेक्शन लूटे गए, आवाम की आवाज़ को सल्ब किया गया, उसके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना है। तो मैं तो इसको एक फरीज़ा समझता हूँ, अखलाकी फरीज़ा, कि अपने आप को पेश करूँ। कोई उंगली उठाता है तो उठाएगा। अभी जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से तो उन्हें मालूम था क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, देखो ये तो हसद होनी थी तुम्हारे साथ, तो इसकी फिक्र ना करो। मैंने कहा, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है खान साहब, मुझे उन्हें बिल्कुल पता था हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, खुद मैंने उनको बताया। उनका बिल्कुल ठीक किया, हमने इनको नंगा कर दिया है। जो भी एक उज़र पेश करते थे, अक्टूबर से इन्होंने हमारी मुलाकातें नहीं होने दी, जो
रुफ़क़ा हैं इमरान खान साहब के, सियासी रुफ़क़ा बशमूल इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो हमने कहा ठीक है, जो भी उज़र आप देते हैं, उज़र ये पेश किया गया कि अगर ये मुलाकात करेंगे तो जेल के दरवाजे पे, जेल के सामने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। हमने कहा नहीं होगी, हम वहाँ नहीं करेंगे मीडिया टॉक, ख़त्म हो गई बात। उसके बावजूद उन्होंने हमारी मुलाकात नहीं होने दी। तो इससे ये जाहिर हो गया कि मामला कुछ और था, मामला ये नहीं था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाला। वो तो हमने उनका जो उज़र था उसको ख़त्म कर दिया। तो अब ये अगर फिर मुलाकात नहीं होने देते, जो कि नहीं होने दी, हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने तार तार कर दिया, अब ये मामला जाहिर है वापस हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने वजूद को मनवाना है, अपनी साख को कायम रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप मैं बिल्कुल इस मुल्क से मायूस तो नहीं होंगे, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। उसके लिए फिर हमें और रंग से जद्दोजहद करना पड़ेगी। तो मामलात मैं समझता हूँ बिल्कुल वाज़ेह हैं, कौन कहाँ खड़ा है, कौन वाक़यातन अवाम के लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, कारगह अमल में बरसरे पेकार है, कौन कुशन पे बैठा हुआ सिर्फ टीवी देख रहा है। ये ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ ढंग हैं। हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, अपने तरीके से गुजारनी है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा बेईमानी शख्स मुझ पे क्या जुमला कसता है, उसकी ज़िंदगी बेईमानी, उसका जुमला बेईमानी। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल खान मरवत, आप जवाब देना चाहें तो उन शख्सियत को जवाब देना चाहें तो चले, उन्हें ना दें। मैं वो सवाल मैं अगर अवामी तौर पे कर सकूं तो इजाज़त दें तो। सर, बात ये हो रही है कि जो प्रोफेशनल वकला हैं जिन्होंने अपने केसेस के पैसे लिए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, केसेस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े, वो 85 करोड़ रुपया ले चुके हैं अब तक। लेकिन जो फ्री सर्विसेज अपनी दे रहे थे वो सारे के सारे तकरीबन निकाले जा चुके हैं। पिछले दिनों मैंने पॉडकास्ट की थी फवाद चौधरी साहब के साथ, उन्होंने कहा जी फैसल ने तो पैसा ही कोई नहीं लिया, अब उनको निकलवाया गया है बाकायदा तौर के ऊपर, वो तो फ्री केसेस लड़ते रहे। अब ये इस तरह का बयानिया जो बनाया जा रहा है उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे? क्या बयानिया है ये? देखिए, अगर कोई शख्स फीस लेता है और उसको फीस दी जाती है तो ये ठीक है ना, वो एक प्रोफेशनल है। 85 करोड़ बहरहाल गलत नंबर है, ऐसी कोई फीस नहीं दी गई। लेकिन कुछ वकला ने, जो प्रोफेशनल वकला हैं, उन्होंने यकीनन फीसें ली हैं और वो बड़े वकील हैं। देखिए, उनका मुकाबला फैसल चौधरी से तो नहीं आप कर सकते ना। कोई शख्स अपनी शनाख्त बनाना चाहता है, अपने आप को नुमाया करना चाहता है, वो आके आगे कहता है मैं मुफ्त केस करूंगा, तो जरूर करे। देखिए, मैं भी कर रहा हूँ और लोग बहुत से कर रहे हैं, फीस नहीं ले रहे। उज़ैर भंडारी साहब कर रहे हैं। ये छोटे वकील नहीं हैं, बहुत पाए के वकील हैं जो समझते हैं कि राजा साहब अज़राए तफन्नुन, फिर आपको लगता नहीं है कि इससे अच्छा तो मैं सेक्रेटरी जनरल ना ही बनता, कम से कम फीस तो आ रही होती? देखिए, अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं कुछ भी ना करता ना, मैं वही कॉर्पोरेट लॉ करता रहता। ये तो आपने अपनी ज़िंदगी में फैसले करने होते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ वक्फ करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। आपका मकसद पैसे कमाना है, एक छोटी सी ज़िंदगी में आपने बैठना है घरौंदे में, जब इर्द गिर्द इब्तला हो, जब इर्द गिर्द लोग तकलीफ़ में हों, उनकी तकलीफ़ों से आपने मुंह मोड़ कर कहना है कि मैं तो फीसें कमाऊंगा। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लोग करते हैं। तो ये तो एक ज़ाती फ़ैसला है कि आपने ज़िंदगी में किस मकसद के लिए तगोदौ करनी है। तो ये कह सकते हैं आप अज़राए तफन्नुन के वो बेहतर था, लेकिन मेरे नज़दीक कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि मैं इस अमल में शामिल हूँ। अच्छा सर, मैंने पिछले दिनों पॉडकास्ट किया फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब ने उधर कहा जी हमें निकालने वाले ये कौन होते हैं पीटीआई से। खान साहब ने सामने बैठा के ये बात की थी कि मेरे बारे में बात ना की जाए। फवाद चौधरी साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कैटेगोरिकली कि मेरे बारे में बात ना की जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि 9 मई के केसेस हम पे हैं, भुगत हम रहे हैं, केसेस का सामना हम कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, किसके ऊपर कोई केस है? तो कहते हैं ये कौन होते हैं हमें निकालने वाले? जी, किसी ने, मैंने तो नहीं निकाला किसी को ना। जो भी फैसले हैं वो खान साहब खुद करते हैं। और वैसे अज़राए तफन्नुन आप अगर कह लें, मेरे ऊपर 18 फौजदारी के मुकदमे हैं, कत्ल का मुकदमा है मेरे ऊपर। हर रोज़ मैं किसी अदालत में पेश होता हूँ जहाँ मेरी गिरफ्तारी मांगी जाती है। हर रोज़ मेरी बेल जो है वो चंद दिनों के लिए बढ़ाई जाती है। तो ये तो कोई बात नहीं है। इस मुल्क में जो सियासत का ढंग है, इस मुल्क में एक ताकत है जो चाहती है कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, जो चाहती है
कि कोई शख्स जो खुशदिली से खुलूस से सियासत की जानिब आना चाहता है, खिदमत के जज्बे से आना चाहता है, उसको ज़च कर दो। सिर्फ जो प्रोफेशनल किस्म के सियासतदान हैं जिन्होंने यहीं से कमाना भी है, यहीं ओढ़ना बचोना करना है, उनको सिर्फ सियासत में रखो क्योंकि उनको कंट्रोल करना आसान है, वो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। तो इस किस्म के लोग तो हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल हमें सियासत करनी है अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमें सच बात कहनी है, हमें खुलूस का इजहार करना है और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, सबसे पहली बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, यानी आप तहरीक तो चला रहे हैं, आप इत्तेहाद तो बना रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत पसंदाना देखें, मैंने बारहा लोगों से बातें की, मुख्तलिफ़ शख्सियात आपकी पार्टी में, रऊफ़ हसन साहब ले लें, शेख वकास अकरम साहब ले लें या दीगर शख्सियात। मेरा एक ही सवाल है कि अगर हकीकत पसंदाना तौर पे देखा जाए तो आपकी ये जो अपोजिशन है, जितनी मर्जी तगड़ी तहरीक चला ले, अवामी प्रेशर बनेगा तो हुकूमत जा सकती है, बसूरत दीगर कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन हाउस तब्दीली करनी है तो जो हुकूमत से ना लाएँ, आप उनको तो पकड़ सकते हैं, उनको तो अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। अब फॉर्म 47 की अगर आप बात करें तो ये लेबल तो आप पे जमीयत उलमा इस्लाम पे भी लगाती है कि हमारी बेशतर नशिस्तें जो हैं हमसे छीन के आप लोगों को दी गई हैं, हमें कट टू साइज़ किया गया। तो क्या मुस्तकबिल करीब में आप उनको अपनी जानिब राग़िब करेंगे या उधर वाला दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद है? देखिए, फॉर्म 47 ने किसको क्या दिया ये सब जानते हैं। हम पंजाब की अगर सिर्फ बात करें, कराची शहर की बात करें, तो बच्चा बच्चा जानता है कराची शहर में 19 नशस्तें PTI की थी जो छीन कर फॉर्म 47 के ज़रिए पीपल्स पार्टी को और MQM को दी गई। इसी तरह पंजाब में जो हुआ वो हर एक के सामने है। खैबर पख्तूनख्वा को चलें एक तरफ रखते हैं एक लम्हे के लिए, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है वो तो शर्मनाक है। 26वीं आईनी तरमीम में जो रोल अदा किया पीपल्स पार्टी ने, जो उसके बाद ये रोल अदा कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी किसी तरह भी इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है उससे बरी ज़िम्मा नहीं है। इनको बहुत बड़ा एक फैसला करना होगा अंदरूनी तौर पे, अपने रवैयों पर, अपनी सियासत पर नज़रसानी करनी होगी। जो इंसान दुश्मन सियासत इस वक्त ये कर रहे हैं, उस सियासत से इनको तौबा करनी होगी। जिस माजी का ये हवाला देते हैं, उस माजी की थोड़ी सी रमक इनको अपनी मौजूदा सियासत में पैदा करना होगी, फिर कोई बात करने का मौका हो सकता है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सूरत हाल वही है जो PMLN की है। हम तहरीक चलाएंगे इन्हीं कुव्वतों के खिलाफ, कुव्वत भी खैर ये क्या है, इन्हीं जमातों के खिलाफ जो फस्तायत के साथ खड़ी हैं। हमने फस्तायत के खिलाफ तहरीक करनी है। फस्तायत के जो मुस्तफीद हैं उनको साथ बिठाना उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक वो वाक़तन फस्तायत से मुंह नहीं मोड़ते। तो आप क्या समझते हैं कि नहरों के मामले पे वो जो सियासत कर रहे हैं या अवामी एहतजाज कर रहे हैं वो मगरमच्छ के आंसू हैं? देखिए, इन्होंने तो मान लिया था ये तमाम नहरें, ये तमाम मंसूबा पीपल्स पार्टी की रजामंदी से तय हुआ था। ये तमाम मामला उनकी रजामंदी से आगे चल रहा है, तो बिल्कुल ये मगरमच्छ के आंसू हैं। इनको सिंध के अवाम की अब का जो रवैया है, जो सोच है, वो इनके सामने आई है। इनकी जो गिरती हुई सियासत है, ख़त्म होती हुई सियासत है, अब उसको दो चार होना पड़ा है अवामी गैज़ व गज़ब से। PTI का वाज़े मौक़िफ़ इन नहरों के हवाले से क्या है? हम सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से इन नहरों को बनाया जा रहा है वो गलत है। इसमें मुशावरत होनी चाहिए थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स को लेना चाहिए था कॉन्फिडेंस में, वो नहीं हुआ अमल। लेकिन इसके अलावा पूरे माशरे को, सिंधी माशरे को पता होना चाहिए। पंजाब में भी इसके असरात बहुत मनफी आ रहे हैं, बहुत से इलाकों से पानी छीना जा रहा है। ये एक बेपर की पहले उड़ाई गई कि सतलज में जो सैलाब का पानी भारत से आता है वो इन नहरों में जाएगा। बिल्कुल वो मंतक से मुनाफी बात है। कोई इतना पानी भारत से सतलज में नहीं आता कि ये नहरें जो हैं उससे मुस्तकिल तौर पे सैराब हों। ये पानी यकीनन जो दरियाए सिंध का सिस्टम है उससे लिया जाएगा। पंजाब के अंदर भी कुछ इलाकों को महरूम किया जाएगा, कुछ इन दूसरे इलाकों को सैराब करने के लिए, और यकीनन सिंध के हवाले से एक तशवीश का लाहक होना जायज़ है। जब तक इस पर मुशावरत नहीं होती और सही जो हकायक हैं वो सामने नहीं रखे जाते, ये गोल मोल बातें करते रहेंगे तो ये मामला आगे नहीं चल सकता। आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, सुनने में था कि ईद से पहले एक फ़ाइनल बैठक हो जाएगी जिसमें तमाम खदोखाल अपोजिशन इत्तेहाद के वज़ा हो जाएंगे, लेकिन फिर सुनने में आया कि शायद ईद के बाद होगी।
क्या वजह है कि अभी तक कोई वाज़े स्ट्रेटजी तरतीब नहीं दी जा सकी कि अपोजिशन इत्तेहाद का नाम क्या होगा, सरबराही किसके पास होगी, तहरीक के खदोखाल क्या होंगे और उसका दायरा कार कितना होगा? नहीं, ये सब कुछ है हमारे ज़हनों में तयशुदा है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। देखिए, तहरीक बड़ी वाज़ेह है। हमने मुल्क में जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो जमहूरियत पर हमला है, उसको पसपा करना है। जो इलेक्शन लूटने की रीत है, उसको हमने ख़त्म करना है। जो हमारे असीरान जेलों में हैं, सबसे बढ़कर इमरान खान, उनको हमने रिहा करवाना है। उनके खिलाफ मुकदमे झूठे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है हमारा मौक़िफ़। बलूचिस्तान में जिस तरह आवाम के हुकूक को सल्ब किया गया है, लूटा गया है 77 साल, उसको हमने ख़त्म करना है। तो ये नस्बुल-ऐन का मसला नहीं है। हमने क्या करना है, कब निकलना है, किस तरीके से तहरीक चलानी है, ये बहुत हमारे ज़हनों में वाज़ेह है और ये जल्द आपके सामने बात आ जाएगी। लेकिन सर एक सवाल ये बताइएगा कि क्या ये जो तहरीक है ये आगे चल के सीट एडजस्टमेंट वाला मंजरनामा इख्तियार करेगी या फिर ये जो रिलेशन है ये इसी एक नुक्ते तक महदूद है कि हुकूमत के खिलाफ सिर्फ इस दौर में तहरीक? नहीं, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हम गुफ्तगू ना कर सकें और फैसला ना कर सकें। वो आइंदा की बातें हैं, लेकिन बिल्कुल मुमकिन है। तो इब्तदा जो है वो जलसों से की जाएगी या फिर आप इसे मार्च, मिलियन मार्च इस तर्ज में लेके जाएंगे? देखिए क्या करती है। देखिए, दोनों बातें मुमकिन है ना। डिटेल तो मैं अभी टीवी पे नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी होगा कुछ इसी हवाले से होगा। तो सर ये जो केसेस हैं, ये केसेस पिछले 2 साल से चलते आए, अब तक ये केसेस पहुंचने पे कितने लोग रिहा हुए, कितने अभी पाबंदे सलासिल हैं या मज़ीद कितने केसेस बनने के इम्कानात हैं? आप क्या समझते हैं? बादिन नज़र में दूर अंदेशी क्या कहती है कि ये वक्त जो है ये केसेस के ख़ात्मे का होगा, ये बस फिर सिर्फ रिहाइयों का या बर्रियत का होगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। देखें, इस मुल्क में और ख़ास तौर से पिछले 2 सालों में जिस तरह झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, लोगों के हाथ नहीं कांपते FIR'ें लिखते हुए, बिल्कुल बेतुकी बग़ैर किसी जवाज़ के FIR काटी जाती है, किसी को कत्ल का मुल्ज़िम बना दिया जाता है, किसी को दहशतगर्द बना दिया जाता है। मेरे ऊपर 16 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। तो ये तो कोई मसला नहीं है। इस वक्त जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पे फ़रेबज़दा है, मुकम्मल तौर पे झूठ पर खड़ा हुआ है। तो मुकदमे जितने मर्जी ये बना दें, एक कागज़ पे इन्होंने लिखना ही है ना, FIR लिखनी है तो लिखते रहेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं खसो खाशाक की तरह उड़ जाएंगी। देखिए, ये झूठ है, ये झूठ पे खड़ी एक इमारत है, ये फरेब है। ये करते रहेंगे, मुकदमे बनाते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अवाम, मैं समझता हूँ, बाशऊर है, जाग उठी है। अवाम अपने हुकूक लेकर रहेगी, वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हो, ये होकर रहेगा। तो सर हुकूमत के अलावा दूसरे हलके से, दूसरी ताकत से क्या अभी भी रवाबित हैं या वो दरवाज़ा आप समझते हैं कि आपके खटखटाने पे खुलने नहीं वाला, इसलिए वहाँ पे दस्तक बेसूद है? नहीं, हम दस्तक नहीं देंगे। बात उनको हमसे करना होगी। वो खड़े हैं जमहूरियत के रास्ते में, वो खड़े हैं आइन के रास्ते में, वो खड़े हैं मुल्क की फलाह के रास्ते में। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, अगर कोई ज़रा सी भी अकल रखता है, शऊर रखता है, तारीख़ से इदराक रखता है, मुस्तक़बिल की फ़िक्र रखता है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि हमसे बात किए बगैर नहीं कुछ हो सकता। और हमारा तकाज़ा सिर्फ यही है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, जमहूरियत को चलने दो, आइन को चलने दो, कानून को चलने दो, अदालतों को आज़ादाना काम करने दो, अवाम की आवाज़ को बुलंद होने दो। हमारा सिर्फ ये तकाज़ा है, हम और कुछ नहीं मांगते। ये अगर बात होती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फलाह की जानिब चल पड़ेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, वरना इस्तेहकाम नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी सरासर उन लोगों पर होगी जो आइन और कानून के रास्ते में हायल हैं। सर एक आखिरी सवाल जिसका जवाब थोड़ा सा तकनीकी और कानूनी एतबार से चाहिए कि तब्दीली एक आइन के अंदर कर ली गई, अब इस ज़मन में नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती तक जब तक अफ़हाम तफ़हीम नहीं होता तयनाती नहीं हो सकती। तो क्या ऐसा कोई कानून होता है कि जिसके ऊपर कोई कैप ना हो कि ये इतने वक्त तक नहीं होगा तो फिर तादमे मर्ग जो है वो यही सीट के ऊपर बराजमान रहेगा? हालांकि इस ज़मन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शायद आप लोगों ने ही दरख्वास्त दायर की हुई है। यही तो बदयानती है ना 26वीं आईनी तरमीम की। 26वीं आईनी तरमीम एक पलंदा है बदयानतियों का।
उसने पाकिस्तान में जो आईनी निज़ाम था हमारा, उसमें जो कोई हुकूक थे अवाम के हक में जाने वाले, शराफत के जो उसूल थे, उन पर हमला किया है। तो ये उसी का एक शाखसाना है कि आप ये कहें कि एक मंजूर नज़र शख्स जो है वो बराजमान रहेगा, अगरचे उसकी जो म्याद ओहदा है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि 12 मेंबर पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी होगी और उसने अक्सरियत से फैसला करना है, और वहाँ अगर 6-6 की तफरीक हो जाए तो कभी फैसला ही नहीं होगा, तो वो साहब तादमे मर्ग बैठे रहेंगे। ये बेवकूफ़ाना सूरत हाल है, नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। इसके लिए हम अदालत में हैं, और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आवाम के सामने हैं, जिनके लिए आवाम को जद्दोजहद करना होगी। 26वीं आईनी तरमीम को हमें बहरहाल ख़त्म करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम को बहरहाल ख़त्म करना होगा, आवाम को जद्दोजहद करना होगी। बहुत शुक्रिया सलमान एजाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे पे अगर बात करें तो एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक तो हैं अपोजिशन इत्तेहाद को लेके, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के साथ तक जले ना, ये एक सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है अगर बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बतौर मुफाहमतकार या सहूलतकार अडॉप्ट करने के लिए तैयार है? ये एक बुनियादी सवाल है। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां दिखाई देती हैं। एक तरफ शिकवे का भी इजहार किया था मंजर से गायब होने पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी। अब आने वाले दिनों के अंदर इत्तेहादियों के हवाले से क्या बातें, और अप्रैल के महीने को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पॉजिटिव प्ले कर रही है हुकूमत के लिए भी और PTI के लिए भी, और ये जो कहना कि हम इनको ले आएँ या हम इनको मिलाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, ये सारा कुछ बेहतरीन समत में जा रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ना तो किसी सहूलतकार को की सहूलतकारी की ज़रूरत है, ना इसमें PTI को खुद चाहिए कि वो सोचें कि इस पर मुल्क के क्या हालात हैं और क्या उनको इस मसले के लिए ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी का इत्माम हुआ था और उसमें वो लोग नहीं शामिल हुए थे। अब दोबारा अगर APC बुलाई जाती है या नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जाता है तो उनको वॉलंटरली कहना चाहिए कि हम आ रहे हैं। वो क्यों किसी पार्टी को लेवरेज देंगे और उसका वजन बढ़ाएंगे ये कह कर कि जी हम पीपल्स पार्टी के थ्रू आने के लिए तैयार हैं। वैसे तो अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में देखें, ये इस वक्त सियासत जो है वो सानवी पोजीशन हासिल कर चुकी है। इस वक्त दहशत गर्दी जो है वो सबसे अहम इशू है, और हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें चलें कंसेंसस पे इवॉल्व नहीं हो सका कि पीपल्स पार्टी उसके अंदर PTI उसके अंदर नहीं आई थी, लेकिन जो उसके नहीं PTI के ना आने को सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी है KP के वज़ीर आला नुमाइंदा तो PTI के हैं, चले रियासत के भी अगर वो नुमाइंदा हैं, सूबे के भी नुमाइंदा हैं, लेकिन ताल्लुक़ तो PTI से है और माजी करीब में बहुत सी मुलाकातों का हिस्सा भी रहे हैं, तो वो आए हैं तो कम से कम उनको नुमाइंदा तो माना जाए। ये तो फैसल वावडा साहब ने भी कहा था। नहीं, नुमाइंदा देखें, बात नुमाइंदगी की नहीं है कि जमात की नुमाइंदगी एक इतनी बड़ी अपोजिशन की जिसकी 92 सीटें हैं और फिर साथ उनके तशरीह साहब भी हैं, अल्लामा नासिर अब्बास भी हैं, उनके साथ दीगर लोग भी जो है, अख्तर बेंगल साहब मुंतलिक हैं। अख्तर बेंगल साहब ने तो खैर इस्तीफा दिया हुआ है, पता नहीं एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो इस्तीफा देने के बाद तो नहीं आ सकते पार्लियामेंट के अंदर। मैं वो जमातों की बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट में मौजूद है। तो वो कंसेंसस देखें, दो चीज़ें थी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में मेरे नज़दीक जो है, एक ये थी कि कंसेंसस इवॉल्व करना था, दूसरा ये था कोई लाएमल बनाना था और वे फॉरवर्ड देना था। कंसेंसस इसलिए नहीं बन सका कि पीपल्स पार्टी के चले में आप कह लें कि गंडापुर साहब ने उनकी नुमाइंदगी की थी, लेकिन दूसरा जो स्टेप था कि हुकूमत ने कोई लाएमल बताना था, कोई फॉलो अप करना था उसका, ना उसका कोई लाएमल सामने आया और ना ही कोई फॉलो अप सामने आया। तो इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाना और उसके बाद दहशत गर्दी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बुलाना और फिर देखना कि दहशत गर्दी
मूल में बढ़ चुकी है। देखें, इस वक्त अपनी हुकूमत की पॉलिटिकल साख को नहीं देखना चाहिए, इस वक्त मुल्क को देखना चाहिए। इस वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, क्योंकि द नेशन कम्स फर्स्ट। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप ये देखें कि दो चीज़ों की ज़रूरत है इसमें लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। एक है नेशनल कंसेंसस जो अभी तक इवॉल्व नहीं हो सका, दूसरा है इसके बाद अगर आपने ये करना है कि क्विक जस्टिस। जब आप सजाएं नहीं दे सकेंगे, जस्टिस नहीं दे सकेंगे, आपके जो जजेस हैं वो डरे होंगे, बैठे होंगे अदालतों के अंदर दहशतगर्दी की और फैसले नहीं कर सकेंगे, तो ये दहशतगर्दी का कभी खात्मा नहीं हो सकता। तो मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, पार्लियामेंट को इस वक्त ज़रूरत है, हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है और इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत है कि सख्त फैसले लें और उन पर अमल दरामद करें। क्योंकि जिस तरह से हमारे दुश्मन अंदर घुसकर हमारे साथ ये शरारत कर रहे हैं, या तो फिर हमें अंदरूनी तौर पे सख्ती करनी पड़ेगी या फिर टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। इसके अच्छा एजाज साहब, वो जो पैरोल वाली बातें हो रही थी कि पैरोल के ऊपर अगर बानी पीटीआई को लाया जाए पार्लियामान के अंदर तो ये सूरत हाल किसी और तरफ जा सकती है, ये इतना जो उबाल उठाए ये बैठ भी सकता है। तो आप समझते हैं कि ऐसे हालात में ये मुमकिनात में से है या फिर किसी दीवाने के जहन की इख्तराई लगती है? देखिए, ये तो हुकूमत का फैसला है, मैं इसमें नहीं कह सकता कि वो पेरोल देना चाहते हैं, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बात यह है कि अगर कंसेंसस इवॉल्व नहीं हो रहा तो फैसले आपको करने पड़ने, या तो आप इसमें डिले करते रहे और यहाँ दहशतगर्दी जो है वो मजीद तूल पकड़ती जाए, या फिर आप फैसला करें बैठकर हुकूमत जो है अपनी जो जमातें साथ शामिल होना चाहती हैं उनको शामिल करके फैसला करे और अमल दरामद करे उसको। देखिए, ये इस तरह डिली डैली करने से जो अब तक हालात हमारे पहुंच चुके हैं और रोज़ हमारे जो मुहाफिज हैं वो उनकी लाशें जो हैं उनके पाकिस्तान के झंडों में लिपटी हुई वापस आ रही हैं, और किस तरह से यानी कि दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, जो अभी ग्वादर में हुआ, जो KPK के अंदर हो रहा है। अब आप इसी चक्कर में पड़े हैं कि हमने कंसेंसस इवॉल्व करना है, पेरोल देना है कि नहीं देना है। या हुकूमत का काम है फैसले करना, आप फैसला करें, उस पर अमल दरामद कराएं। भाई आपने अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनाने हैं तो उस पर फैसला करें, आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाने, आप जो भी करता रहेगा शोर करने दें उसको। आपने ये देखना है कि आपने किस तरह से इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करना। अगर तो आपके ये कोर्ट्स जो हैं वो फैसले दे सकते हैं तो तभी आइए, आप मैं कहता हूँ कि वो उनको कहेंगे दे वो फैसले। अभी तक कन्विक्शन जो हुई हैं यासिर साहब, ये पिछले 93,000 पीपल डाइड इन दिस टेररिज्म, 4% कन्विक्शन हुई हैं सिर्फ जिन लोगों को पकड़ा है। फिर ये कहते हैं जिनको पकड़ लो जाके, जिनकी कन्विक्शन ना हो रही हो, अगर आप उनको पकड़ लें फिर वो मिसिंग पर्सन में आ जाए, कोई मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, वहाँ से आके दहशतगर्दों के साथ मिल जाएंगे, दूसरे मुल्कों में बैठ जाएंगे और फिर यहाँ हम शोर करते रहेंगे जी मिसिंग पर्सन। तो ये हमें देखें ना, इस वक्त एक कौम बनने की जरूरत है जिस तरह के बाकी कौमें बनी हुई हैं। एजाज साहब, एक सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो बेशतर मामलात पे हुकूमत के साथ है और बेशतर से ज़्यादा मामलात पे हुकूमत के मुखालिफ है। अब ये नहरों वाला मामला, अब एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि यकतरफा आप फैसले नहीं कर सकते, उसे हमारे ऊपर आप मुसल्लत ना करें। अब वो उन्हीं बुनियादों के ऊपर जो वफाकी हुकूमत ने फैसले किए हैं उस पर वो एहतजाज भी करते हैं, अवामी सियासत भी कर रहे हैं। अब अप्रैल के महीने में ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल कुछ तब्दील हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो रास्ता जुदा कर सकती है या अपने लिए कोई मैदान बना सकती है? देखिए, इस मौजूदा असेंबली से तो कोई मैदान बनता नजर नहीं आ रहा। ये अगर समझ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की यही सोच है कि किसी ना किसी तरह से हुकूमत पे इतना दबाव डालें, इतना उनको कॉर्नर करें कि ये सोच पैदा हो जाए कि जनाब इनके अंदर से इनको हटाकर तो मतलब कोलिशन में से कोई आगे लाया जाए। और वो इस जल्दबाजी में बहुत सी हमाकतें भी कर बैठे हैं कि ये लाहौर में जाके मीटिंगें करना, कॉर्नर हाउस में बैठकर हुकूमत पर तनकीद करना, जहाँ पर आपका कोई मतलब आपका वोट बैंक ही नहीं है, वहाँ पे आपकी गवर्नरशिप मिली हुई, आप सदर आपके हैं, चेयरमैन आपके हैं, डिप्टी स्पीकर आपके हैं, हुकूमत आपकी सूबे में सिंध में आपकी है,
बलूचिस्तान में आपकी है। इसके बावजूद यानी कि वो एक पहले दिन से ही दिल के साथ उन्होंने इस कोलिशन के अंदर कोलिशन बंद करने दिखाया, और ये कहना कि जी हम हुकूमत में नहीं है, हम तो हुकूमत के साथ हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है, ये बिल्कुल कोई मानने के लिए तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान में। हालिया भी उन्होंने तकरीर करते हुए लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर भी तकरीर में मैं सुनता था कि जी हम हुकूमत को तो कोलिशन में है लेकिन हम हुकूमत में नहीं है। भाई आप हुकूमत में कैसे नहीं है जब सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके पास, गवर्नर आपके, चेयरमैन आपका। तो ये गेम जो खेली जा रही है ना, इससे भी मुल्क के अंदर जो ये बदगज़मी पैदा हो रही है, ये इस वजह से पैदा हो रही है कि वज़ीर आज़म यही सोचते रहते हैं जी इसको कैसे खुश करूं, इसको कैसे खुश करूं, इसको कैसे खुश करूं, और काम सारा खराब हो जाए। अब मैं भी कह रहा हूं कि मैं हुकूमत में नहीं हूं, मैं हुकूमत के मतलब एक कोलिशन में हूं, लेकिन जो सही काम करेंगे उसमें साथ देंगे, जो नहीं करेंगे हम तनकीद करेंगे। बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मंजरनामे पर बात करते हैं, जिसमें IMF का स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें IMF ने बिजली की कीमतों में रियायत के हवाले से क्या बातचीत की है। आने वाले दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को ही देखें तो पाकिस्तान में बिजली सस्ती होने के साथ साथ पाकिस्तान में बेरोज़गारी और गुर्बत के हवाले से जो कयास आराइयाँ इस वक्त जन्म ले रही हैं उसमें किस हद तक हक़ाइक़ हैं और मुस्तनद एदाद शुमार इस वक्त कौन से मौजूद हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी के नफाज से बिजली सारिफीन को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, ये भी एक अहम सवाल है। और नई नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है उसका फ़ायदा होगा या उसका नुकसान होगा, और इस ज़िमन के अंदर वापडा का जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक दुरुस्त है। दूसरी तरफ अगर खुश्क साली देखें तो खुश्क साली से ज़रई पैदावार जो है उसके अंदर कितनी कमी वाक़ हो सकती है या हमें कौन से असरात उसके भुगतने पड़ेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर मईशत हारून शरीफ साहब ने। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, अगर सबसे पहले देखा जाए तो IMF का स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है, जो माजी में हमारे एग्रीमेंट हुए थे उसकी निस्बत जो ये एग्रीमेंट है इसमें बहुत सी चीज़ों को नज़र सानी के तौर पर भी पेश किया गया, कुछ नई चीज़ें भी पेश की गई। आप समझते हैं कि हमने उनके सामने जो एदाद शुमार रखे हैं और उनका अप्रूवल जिन बुनियादों के ऊपर हुआ है हम सही तरीके से प्रेजेंट कर सके हैं और उन्होंने हमसे सही रवैया रवा रखा है? जी, जहाँ तक IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का ताल्लुक है उसका ये पहला रिव्यू था, और मुझे दिखता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम है उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो IMF के साथ बेहतर हुआ है, कम्युनिकेशन बेहतर हुई है, क्योंकि इस दफ़ा निगोशिएशन भी की गई है और नंबर्स शेयर किए गए हैं। पहले ये होता था कि IMF आके अपने प्रायर एक्शंस पे बात करता था और इंसिस्ट करता था, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि दोनों साइड्स पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जहां तक इसमें एक एडिशनैलिटी का तल्लुक है, आपने देखा होगा कि 28 माह का एक और प्रोग्राम इसके साथ ऐड ऑन हो गया है जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए है। अब उसके अलहदा से कंडीशंस हैं, उसके अलहदा से इंडिकेटर्स हैं, उसके अलहदा से बेंचमार्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो अभी इसके अगले रिव्यू के अंदर शामिल हो जाएंगे। जहां तक पाकिस्तान का ये प्रोग्राम है, इसके जो 4 पिलर्स हैं, आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी की साइड पे पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, शरह सूद भी नीचे आई है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है। फिस्कल साइड के ऊपर जहां मुझे कंसर्न है कि ज्यादा तवज्जो सही तौर पे टैक्स बेस बढ़ाने पे है, लेकिन हुकूमत के अखराजात कम करने की तरफ प्रोग्राम की तवज्जो बहुत कम है। हालांकि अगर आपने डेफिसिट कम करना है तो आपको दोनों साइड पे बराबर तवज्जो देनी चाहिए। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, देखिए ये जो IMF का प्रोग्राम, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक बेल आउट पैकेज है कि आप अपनी बैरूनी अदायगियों का तवाज़न ठीक कर सकें। इसका इकोनॉमिक ग्रोथ से या अवाम के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। उसके लिए हुकूमत को अपनी पॉलिसी, अपने इदारों से आगे काम करना पड़ता है, जो कि हम अभी तक सिर्फ कैश ट्रांसफर दे रहे हैं, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे, या हम उनके लिए ज़राअत के सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटीज अभी तक पैदा नहीं कर पाए। हमें माजी में भी
इसी वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ता है कि हम अपनी फॉल्ट लाइंस को इस टाइम पीरियड में ठीक नहीं कर पाते। अच्छा हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, इस स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया, महंगाई आया कंट्रोल हुई है या महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है? हम जो कहते हैं सिंगल डिजिट पे आ गई है, बहुत सारी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो वहीं पे बरकरार है, उनमें अगर कमी वाकई हुई होगी तो जितना इजाफा हुआ था उसकी निस्बत 2%, 3% या 4% कमी वाकई हुई होगी। 100% कीमतें बढ़ी, 4% कमी वाकई हुई। तो हम ये कहें कि रफ्तार उसकी कम है या हम ये कहेंगे कि ये कंट्रोल में? जी, यह तो बड़ा क्लियर है कि जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई, चीजों के महंगे होने की शरह कम हो गई है जो बहुत ज्यादा थी। चीजें सस्ती बिल्कुल नहीं हुई हैं, जो लोगों की कंजम्पशन पावर इरोड हो गई है क्योंकि आपकी इनकम नहीं बढ़ी, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, वो वहीं पर है। हमारा मार्केट का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि जिसने कीमतें बढ़ा दी हैं और पास ऑन कर दी हैं वो रिवर्स कोई नहीं करेगा। लेकिन यह है कि फ्यूचर के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन में दोबारा जाने का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में चांस कम हो गया। इससे कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलती है। जो अभी भी IMF ने 1 रुपया आपको पावर के बिल्स यूनिट्स के अंदर कहा है कम कर लें, जो कि आपने ज्यादा मांगा था, वो भी क्रॉस सब्सिडाइजेशन है कि एक तरफ से आप पेट्रोल में लेवी बढ़ा के ले रहे हैं आवाम से और दूसरी तरफ पास ऑन कर रहे हैं। अब इसको टारगेट कैसे करते हैं ये जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन इस वक्त आवाम के लिए रिलीफ तो तब आएगी जब मईशत के रिवाइवल का पहिया तेज होगा, वेल्थ क्रिएशन आएगी, कोई इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी शुरू करेगी। उसके अभी इंडिकेटर्स जो हैं वो हौसला अफजा नहीं है। अच्छा सर, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले बैंक्स जो थे उन्होंने जो टैक्स कुछ अदा करने थे स्टे ले रखा था। सिंध हाई कोर्ट से भी, लाहौर हाई कोर्ट से भी, ECC ने उसकी एक मंजूरी दी, उसमें से कुछ करोड़ों रुपए की वापसी हुई है कौमी ख़जाने में। इसका देर पा हल क्या हो सकता है कि अदालती मंजरनामे से निकल के ये जो माशी मंजरनामा है ये डायरेक्ट हुकूमत के कंट्रोल में हो और बैंक्स जो हैं उनको रेगुलराइज किया जाए कि वो ऐसे मामलात के ऊपर जो है वो कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार ना करें? देखिए, ये तो जी असल में हमारा बैंकिंग का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर काफी सवालात हैं, क्योंकि जो बैंक प्राइवेटाइज हुए थे वो इवेंचुअली बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने ले लिए जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब वो बैंकों की भी अगर आप देखिए रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कमर्शियल बैंक की बहुत गिर गई। उसके बाद 60% कर्जा वो हुकूमत को देते हैं सॉवरेन गारंटी के ऊपर, बाकी वो आपस में बांट लेते हैं एलिट्स के अंदर। वो कर्जा कोई लोगों को नहीं जाता जहां पे नए एंटरप्रेन्योर्स आ सकें या छोटा बिजनेसमैन आ सके। अब ये एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट है पाकिस्तान के अंदर, और अदालतों के साथ आपको पता है बिजनेसमैन का जो है एक केस वो करते रहते हैं हुकूमत के ऊपर रिफंड्स के लिए, टैक्सेशन को डिले करने के लिए। यहां रेगुलेटरी एक इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक की चाहिए कि वो बड़ा क्लियरली इनके साथ बैठ के निगोशिएट करे। डायरेक्ट करने का मैं नहीं कह रहा हूं, निगोशिएट करे कि आपको पाकिस्तान की तरक्की में एक किरदार अदा करना है, उसके लिए रिस्क लीजिए। भले आप ब्लू चिप्स को दीजिए, हुकूमत को दीजिए, लेकिन पोर्टफोलियो को कम कीजिए। आप हुकूमत को बजाय किसी डिलीजेंस के बगैर आप विंडफॉल प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं तो कुछ तो लोगों को आप रीडिस्ट्रीब्यूट करें ना उसको। तो ये तो, लेकिन ये रेगुलेटर का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। अच्छा हारून साहब, एक और अहम मामला है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि गुर्बत बढ़ गई है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। हुकूमत इस क्लेम को ऑन नहीं करती, वो तरदीद करती है इसकी। वो तो कहती है कि हमारे दौर के अंदर तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान में जॉब्स बढ़ रही हैं। उनसे पूछिए जो करोड़ों नौकरियों की बात करते थे। हम इसे सियासत से हटके कुली तौर के ऊपर मुआशी ऐनक से देखें तो इस दौर में आपको किस हद तक नौकरियां बढ़ती हुई या उनका मंजरनामा ही सिर्फ क्रिएट होता दिखाई दिया है कि चलें इस बुनियाद के ऊपर मुस्तकबिल करीब में बढ़ जाएंगी? जी देखिए, एज ए प्रोफेशनल हमें बयानात पे नहीं जाना चाहिए, हमें एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड बात करनी चाहिए। डेटा इस वक्त जो हम देख रहे हैं आपके सामने है कि उसके अंदर इकोनॉमी का बेस एक्सपैंड नहीं हो रहा है।
कुछ 2-2.5% जो है ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर में है, जो आपका कोर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा, जो जॉब क्रिएशन के लिए इसेंशियल होता है। दूसरी चीज आप ये भी देख रहे हैं कि जो लोगों की कंजम्पशन पावर इरोड हुई है, जो साल पहले नंबर्स आए थे, पहले कोविड ने हिट किया, फिर फ्लड्स ने हिट किया, उसके बाद जो पॉवर्टी का नंबर था वो अलार्मिंगली हाई पे चला गया था। तकरीबन 40% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के आसपास या उसके नीचे थी। इसका मतलब है 10 करोड़ लोग उस ब्रैकेट में आ चुके हैं। इसके अंदर कोई डिनायल नहीं है। सब इंटरनेशनल एजेंसीज ने, पाकिस्तान ने खुद जब फ्लड्स का केस प्रेजेंट किया तो उसमें ये डेटा प्रेजेंट किया था कि देखिए हमारे ये हालात हैं। अब इसका रिवायत जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका अब डेटा, क्योंकि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज करना है तो वो हुकूमत के हाथ में है, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली रिलीज करें। जब इंडस्ट्री नहीं फैल रही, जीडीपी ग्रोथ 3% आपका टारगेट है, हमें लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए 7% चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फैलेगी। 30 मिलियन बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आ रहे हैं। विद 3% ग्रोथ आप उसका 25% एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये फैक्ट्स तो ये बता रहे हैं। अब हुकूमत के ऊपर है कि आया वो इलीट से कुछ कुर्बानी लेके इन सेक्टर्स की तरफ जहां पर जॉब क्रिएशन हो, कंपेटिटिवनेस हो, एक्सपोर्ट हो, कैन दे रियली डाइवर्ट द मनी ऑन दैट साइड, कि हम अपने पुराने जो एलाइज हैं उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ये एक पॉलिसी डिसीजन है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ईद के तीसरे रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।